Hello and welcome to this lecture, students. Today we are going to discuss about the Murray inverter. Okay, and this particular inverter comes under the category of forced commutated thyristor inverters. So, if you remember in the first lecture of the inverter itself, I introduced two categories of inverters: natural commutation based inverters and forced commutation based inverters. तो जो पिछली दो क्लासेस में हमने जो इन्वर्टर पढ़े, चाहे वो हाफ वेव ब्रिज इन्वर्टर हो चाहे फुल वेव ब्रिज इन्वर्टर हो, वो सेल्फ कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स थे। हमने कोई एक्स्ट्रा सर्किटरी नहीं लगाई थी उसको क्या करने के लिए, टर्न ऑफ करने के लिए थायरिस्टर्स को। ठीक है, नेचुरल कम्यूटेशन था उसमें। ये जो पर्टिकुलर इन्वर्टर्स होते हैं वो फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक्स पे बेस्ड होते हैं। कौन से इन्वर्टर? मकमुर्रा इन्वर्टर्स। तो हमको इसमें हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज दोनों कॉन्फ़िगरेशन, फुल वेव दोनों कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो आज हम हाफ ब्रिज वाला कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फुल ब्रिज वाला कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। फॉर लो एंड मीडियम पावर एप्लीकेशंस, inverters using transistors, GTOs and IGBTs are becoming increasingly popular. However, for high voltage and high current applications, thyristors are more suitable. तो जो पिछला दोनों हमने देखा ना एप्लीकेशन इन्वर्टर का, चाहे वो हाफ हो फुल हो, उसमें हमने देखा IGBT GTO का यूज, ट्रांजिस्टर का यूज भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, स्विच की जगह पे, है ना। लेकिन थायरिस्टर तो था वहां पे, लेकिन आप वहां पे GTO पावर ट्रांसफर IGBT भी यूज कर सकते हो। बट अगर हाई वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशन की बात हो तो थायरिस्टर जो है मोर सुटेबल। इन वोल्टेज फेड इन्वर्टर्स, थायरिस्टर्स रिमेन फॉरवर्ड बायस्ड बाय द DC सप्लाई वोल्टेज. This entails the use of forced commutation for inverter circuits using thyristors. ठीक है, as stated earlier, forced commutation requires a pre-charged capacitor of a correct polarity to turn off an already conducting thyristor. A large variety of forced commutation circuits have been described in the technical literature. मैंने आपको छह टाइप के तो पढ़ाई दी है कम्यूटेशन, उसमें एक नेचुरल था, बाकी तो फोर्स्ड ही थे। ठीक है, here popularly used Murray techniques will be described, leading to the discussion of two types of forced commutated inverters. इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं मॉडिफाइड मकमुर्रे इन्वर्टर एंड मॉडिफाइड मकमुर्रे बेडफोर्ड इन्वर्टर। तो बेडफोर्ड इन्वर्टर हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ पढ़ना है मॉडिफाइड मकमुर्रे इन्वर्टर। ठीक है, तो मॉडिफाइड मकमुर्रे हाफ ब्रिज इन्वर्टर पढ़ते हैं। लोड कम्यूटेटेड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर हैज बीन डिस्कस्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेक्शन। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको ना। ठीक है, ये दोबारा इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको। यहाँ पे आप देखो फिगर 8.10, 8.10 shows a single phase modified McMurray half bridge inverter. It consists of main thyristors T1, T2 and main diodes D1, D2। ये T1 और T2 मेन थायरिस्टर है और D1 और D2 जो हमारे क्या है वो मेन डायोड्स हैं। The commutation circuit consists of auxiliary thyristors TA1, TA2 and auxiliary diodes DA1, DA2, damping resistors RD, इंडक्टर L एंड कैपेसिटर C। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये जो मेन सर्किट था, आप जब हम लोग हाफ वेव ब्रिज इन्वर्टर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें T1, T2 था और D1, D2 था। तो जो T1, T2 और D1, D2 था ये आपके मेन हाफ ब्रिज इन्वर्टर सर्किट में भी प्रेजेंट था, है ना। और ये जो बाकी सारे सर्किट्स हैं, DA1 है, DA2 है, TA1 है, TA2 है, ठीक है, ये जो आपका L1 है, ये सारे के सारे क्या है कम्यूटेशन सर्किट के अंदर आते हैं। L1 तो खैर ये इसका पार्ट हो गया सोर्स का। ये जो पूरा का पूरा डैश्ड डायग्राम आपको दिख रहा है वो कौन सा डायग्राम है? कम्यूटेशन सर्किट का डायग्राम है, विच वाज नॉट प्रेजेंट इन दी प्रीवियस आर्किटेक्चर व्हेन वी डिस्कस दी हाफ ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है, तो ये जो 3 वायर DC सप्लाई इज रिक्वायर्ड एंड AC लोड इज कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल्स A एंड B। A और B के बीच में AC लोड को कनेक्ट करते हैं। ये आपका टर्मिनल A है और ये आपका टर्मिनल B है, इन दोनों के बीच में AC लोड में आपका लोड में कनेक्ट करते हैं। तो ये LC, ये सब R, ये जो लोड है, ये लोड, ये A और ये B, इनके बीच में लोड कनेक्टेड है। अब लोड R भी हो सकता है, RL भी हो सकता है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इज टू प्रोवाइड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कम्यूटेटिंग द मेन थायरिस्टर। ये जो कैपेसिटर है हम लोगों ने पढ़ा कम्यूटेशन में, आप पीछे जाके देख सकते हैं कम्यूटेशन सर्किट्स को, कि जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कम्यूटेशन के लिए तो कैपेसिटर वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इंडक्टेंस L1 इज फॉर लिमिटिंग di/dt टू सेफ वैल्यू इन टू अ सेफ वैल्यू इन मेन एंड ऑक्सिलरी थायरिस्टर्स, di/dt। ठीक है, as an auxiliary thyristor is used for commutating the main thyristors, this inverter is also known as auxiliary commutated inverter.
क्योंकि ऑक्सिलरी थायरिस्टर TA1 TA2 क्या है हमारे ऑक्सिलरी थायरिस्टर, इनसे हम मेन थायरिस्टर्स को क्या करते हैं ऑफ करते हैं, इसलिए भी इनको हम ऑक्सिलरी कम्यूटेटेड इन्वर्टर बोलते हैं। In the original inverter circuit given by McMurray, elements DA1, DA2 and RD were not present. Hence, the circuit of figure 8.10 is now commonly known as the modified McMurray inverter. A 3-wire DC supply is required. ठीक है, half bridge inverter is added and the following simplifying assumptions are made for this inverter. क्या क्या assumption है? Load current remains constant during the commutation interval. Load current को हम constant मान के चलते हैं. SCRs and diodes are ideal switches, जो कि होते नहीं है practically, but हम इसको मान के चलेंगे ideal. Inductor L and capacitor C are ideal in as they have no resistance. उसमें उनके अंदर कोई resistance नहीं है, कोई reactance नहीं है, ऐसा मान के चल रहा है। ठीक है, the operation of figure 8.10 may be subdivided into various modes as follows. तो ये जो ऑपरेशन है इस पर्टिकुलर फिगर का, इस पर्टिकुलर सर्किट का, वो अलग अलग मोड्स में होता है। ठीक है, क्या क्या मोड है देखते हैं। मोड 1, थायरिस्टर T1 is conducting a constant load current I0 that is IT1 equals to I0. थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा है। कैपेसिटर C is already charged to a voltage Vs with right hand plate positive because of the commutation of previously connected thyristor T2. In this mode, the equivalent circuit of this inverter is shown in figure 8.1a with T1 conducting commutating circuit is passive in this mode. 8.1a ये है भाई 8.1a। तो T1 कंडक्ट कर रहा है, T1 कंडक्ट करने के कारण ये जो सप्लाई है ये इसके अक्रॉस आ चुकी है। ठीक है, और राइट हैंड साइड का प्लेट पॉजिटिव वो इसलिए है क्योंकि T2 कम्यूटेट कर दिया गया है, इसलिए कैपेसिटर, अब T2 तो यहाँ पे नहीं है बोलोगे तो T2 कहाँ पे है, देखो ये T2 है। तो सर्किटरी तो रनिंग कंडीशन में ना, अब जब अगर T1 कंडक्ट करी मतलब T2 ऑफ है, जब T2 ऑफ है तो ऑब्वियसली सारा वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस आपका क्या होगा, स्टोर होगा। अब ये T2 के इस प्लेट से कनेक्ट, ये T2 के इस तरफ से कनेक्टेड है, यहाँ से देखो ये T2 जो है ये इस तरीके से कनेक्टेड है ऑक्सिलरी थायरिस्टर के थ्रू। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव वोल्टेज इधर है और नेगेटिव वोल्टेज उस तरफ है ना। तो इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा मोड में, है ना, T<0 के लिए। तो इस तरीके से कंडक्ट होगा जो करंट है I0। ठीक है, ऑक्सिलरी थायरिस्टर TA1 इज ट्रिगर्ड एट T इक्वल टू 0। ये कंडीशन कब है, जब T से पहले, मतलब T एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, समझ लीजिए आप 1 सेकंड एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लोगे तो 0.9 0.8 सेकंड में मोड 1 काम कर रहा है। अब हम जा रहे हैं T इक्वल टू 0 पे, मतलब T इक्वल टू 0 मतलब 1 सेकंड मैंने यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू दी है। मैंने जब आपको नेटवर्क पढ़ाया है तो उसमें मैंने आपको हमेशा बताया कि T इक्वल टू 0 का मतलब फिजिकल 0 नहीं होता है, वो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ भी हो सकता है। फिजिकल 0 यहाँ पे मतलब नहीं होता, ये होता है रेफरेंस पॉइंट के पहले, रेफरेंस पॉइंट के बाद। तो रेफरेंस पॉइंट के पहले वाला केस मोड 1 है, रेफरेंस पॉइंट के बाद वाला केस मोड 2 है। तो T इक्वल टू 0 पे जो है TA1 जो है ट्रिगर होता है। किसको टर्न ऑफ करने के लिए, T1 को। क्या है TA1 ऑक्सिलरी थायरिस्टर है, किसको टर्न ऑफ करता है, T1 को। As TA1 is fired, capacitor current IC starts building up through resonant circuit consisting of L, T1, TA1 and C. L, T1, TA1 and C. L, ये है L, ये है आपका T1, ये है आपका TA1 और C, ये जो है ये चारों कंपोनेंट L, T1, TA1 और C, इन चारों कंपोनेंट्स के थ्रू क्या होता है, वो फायर होता है। ठीक है, और वो कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस T1 रिवर्स बायसेस D1. Current IC can therefore flow only through T1 and not through D1. D1 को रिवर्स बायस कर देता है, D1 को रिवर्स बायस कर देता है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आता है। तो देखिए पोलैरिटी भी अलग अलग है ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, दोनों अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो उसको रिवर्स बायस कर देता है, इसलिए सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस आता है, T1 के अक्रॉस, इसके अक्रॉस कुछ भी नहीं जाता है। ठीक है, करंट जो है ना, वोल्टेज नहीं सॉरी करंट, रिवर्स बायस होने के कारण। ठीक, इसलिए एज I0 इज कांस्टेंट एंड इंक्रीज इन IC कॉजेस अ कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन IT1। अब I0 की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये जो I0 फ्लो हो रहा है ना, ये I0 तो कांस्टेंट, अब इस मोड में आ गए, ये I0 तो कांस्टेंट है। अब I0 कांस्टेंट कब होगा, या तो IT1 कम हो या तो IC कम हो, क्योंकि I0 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ IT1 प्लस IC प्लस IT1 इक्वल्स टू, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, IC प्लस IT1 इक्वल्स टू I0। तो I0 कांस्टेंट तब होगा जब दोनों में से कोई एक करंट कम या ज्यादा हो। ठीक है, तो यही वहीं पे बोल रहा है, जब IC राइज कर रहा है इसका मतलब IT1 फॉल करेगा। जब हम KCL लगाएंगे नोड बी के अक्रॉस, जब हम KCL लगाएंगे तो, ठीक है,
ये इस फिगर से ज्यादा क्लियर नहीं, इस फिगर से ज्यादा क्लियर है ना। ये आईसी है और ये यहाँ से आई नॉट आ रहा है और यहाँ से IT1 आ रहा है, तो आई नॉट माइनस आईसी करोगे तो IT1 निकलेगा। ठीक है, तो उस तरीके का वेवफॉर्म यहाँ पे दिखा के आपको बताया गया है। और इसके रिजल्ट में क्या होता है, जैसे जैसे आईसी राइज करता है और IT1 फॉल करता है। अब IT1 फॉल करेगा मतलब करंट अक्रॉस T1 इज फॉलिंग, और आईसी मतलब करंट अक्रॉस कैपेसिटर इज राइजिंग। तो कैपेसिटर अक्रॉस का करंट राइज होता है और T1 जो थायरिस्टर उसके अक्रॉस करंट जो है वो क्या होता है, फॉल होता है, और T1 क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ठीक है, मोड 3 में चले जाते हैं। आफ्टर T1 एज रेजोनेंट सर्किट IC एक्सीड्स I नॉट, the excessive current IC minus I naught ID1 circulates through feedback diode D1। अब और बढ़ते गया IC, और बढ़ते गया तो एक्सेस करंट कहाँ जाएगा, तो वो फीडबैक डायोड के थ्रू सर्कुलेट होता है D1 के थ्रू, है ना। ठीक है, the voltage drop across D1 reverse biases T1 to bring it to the forward blocking capability। When capacitor voltage VC discharges to zero, resonant circuit IC rises to peak value ICP। After attaining ICP, IC begins to decrease, and in so doing C begins to get charged in the reverse direction। अब हो ये रहा है भाई कि अब ये इतना IC की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो एक्सेस करंट है वो D1 के थ्रू वापस आ रही है। ये D1 के थ्रू वापस आ रही है करंट, रिटर्न बैक हो रही है। ठीक है, अब तो अब होगा क्या इससे, ये जो है इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। इससे इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। प्लस माइनस था तो माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये पोलैरिटी रिवर्स करने का काम करता है ये। ठीक है, जो मोड 3 है उसमें, है ना। और at T2 IC falls to I0 in case VC is somewhat more than the source voltage VS to T2। Diode D2 gets forward biased and starts conducting। In such a case mode 4 is absent, otherwise mode 4 follows। दोनों हो सकता है, मोड 4 प्रेजेंट भी हो सकता है, मोड 4 एब्सेंट भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि मोड 3 में क्या हो रहा है। और मोड 3 की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, VC के ऊपर डिपेंड कर रही है। कितना वोल्टेज जो है VS के अकॉर्डिंग उसके पास जो है स्टोर हो रहा है ना। D2 फॉरवर्ड बायस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर D2 फॉरवर्ड बायस होकर कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा तो मोड 4 में हम नहीं जाएंगे। अब वो पूरा का पूरा D2 के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, मोड 4 देख लेते हैं। आफ्टर T2 IC tends to fall below I naught, diode current ID1 becomes zero and D1 therefore stops conducting। Constant load current I naught continues flowing through VS by 2। TA1CL लोड जैसे पहले भी बताया गया वो फॉल बनाते हैं आपका कम्यूटेटिंग सर्किट। लोड करंट चार्जेस कैपेसिटर C linearly with reverse polarity and at T3 VC is somewhat more than VS। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा मोड 3 और मोड 4 का जो ऑपरेशन है ना, ऑल्टरनेटिंग वाला ऑपरेशन है। मोड 3 रहेगा, मोड 4 नहीं रहेगा। मोड 4 रहेगा तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये T1 से T2 के बीच में है, ये T2 से T3 के बीच में है। यहाँ पे IC की वैल्यू I नॉट से ज्यादा है, यहाँ पे IC की वैल्यू I नॉट के इक्वल है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से देखो IC यहाँ पे देखो T1 ऑफ है, D1 ने प्रोवाइड किया करंट। अब यहाँ से T1 D1 दोनों चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि अब जो आपका जो करंट है उसने यहाँ से फ्लो होना चालू किया, और उस समय जो D1 आपको फीडबैक वैल्यू दे रहा था वो नहीं रहा, वो D1 भी क्या हो गया, टर्न ऑफ हो गया। ठीक है, अब D2 पिक्चर में आता है मोड 5 में। अब D1 और T1 हट चुके हैं, D2 पिक्चर में आएगा। ठीक, तो ये हो गया मोड 5। मोड 5 में T3 में क्या होगा, VC बिकम स्लाइटली मोर देन VS, और ये वापस वही रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, अब उल्टा होगा। अब क्या होगा, उल्टा प्रोसेस होगा। उस समय क्या हुआ था, T1 कंडक्ट कर रहा था, अब आपको T1 को ऑफ करना हो, T2 को कंडक्ट कराना, तो T2 के लिए आप सेटअप कर रहे हैं। आप सारा सेटअप किसके लिए कर रहे हैं, T2 के लिए कर रहे हैं। तो उस तरीके का सेटअप हो जाएगा। ठीक है, ये है। अब रही बात आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करने की, एग्जाम में आप क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए ये वेवफॉर्म तो आप छोड़ दीजिए, वेवफॉर्म बनाना नहीं है आपको, सिर्फ ये एक्सप्लेन कर देना है। मेन सर्किट में ये मेन सर्किट एक्सप्लेन कर देना है। और ये जो मोड्स आप जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, 2-2 3-3 लाइन में आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जितना आपको समझ में आता है उतना एक्सप्लेन कर दीजिए, और पॉइंट्स को याद रखिए। अब इतनी सारी चीजें एक साथ ना रहा, याद रखिए, पॉइंट्स याद रखिए कि कब किसको ऑन और कब किसको ऑफ करना है। ठीक है, और कुछ बेसिक कंसेप्ट याद रखिए, जैसे कब IT1 की वैल्यू IC से ज्यादा या IC IT1 से ज्यादा, या एक्सीडिंग करंट कब आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्टडी करेंगे तो ये पढ़ना आपके लिए इजी होगा। अब सातों के सातों मोड आप याद नहीं रख पाएंगे, तो 7 मोड याद नहीं रख सकते, तो कोई 3-4 मोड आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एटलीस्ट,
है ना, जो ऊपर के 4-5 मोड हैं वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। जहां तक रही इस वेव फॉर्म की बात, तो इस वेव फॉर्म में भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस वेव फॉर्म को आप देखिए तो ये बिल्कुल जो जो ऊपर लिखा हुआ है उसी का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, कि कब TA1 ऑन हो रहा है, कब D1 ऑन हो रहा है, कब ऑफ हो रहा है, कब वो उसको कम्यूटेट कर रहा है, उसी का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे। और मैं फिर से बोलूंगा कि सातों के सातों मोड को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक डायग्राम, उसके बेसिक फंक्शनिंग एक्सप्लेन कीजिए, और जो मोड्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितने कम से कम 4 या 5, 7 मोड है तो 4 मोड से 5 मोड आप एक्सप्लेन कीजिए, शुरू के 5 मोड एक्सप्लेन कर दीजिए, लास्ट के 2 मोड छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फुल ब्रिज इन्वर्टर के बारे में, कुछ ऐसा ही होने वाला है वो भी, बस उसमें सर्किटरी को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। एज्यूम कर लीजिए D1 D2 T1 T2 था, तो इसके लिए इतने लगाने पड़े तो उसके लिए और डबल हो जाएगी सर्किट, क्योंकि ब्रिज है। Okay, so this is all about this is today's lecture is over. This is sufficient for today's lecture. No? Thank you for listening and watching this lecture.